या हम कुछ कमाने के काबिल होते, या हमारा हमारा यूथ इतना एजुकेटेड होता कि वो आईटी में कमाल कर रहा होता। अभी ये आईटी में क्या कर रहा है? आईटी में हम कॉल सेंटर्स चला रहे हैं, हम फाइवर के गिग्स कर रहे हैं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। सो अब सिलसिला ये है कि अगर हम कुछ कमा रहे होते तो हमारी कुछ पावर होती, कुछ पावर होती तो हम कुछ करने के काबिल होते। तो हमें चाइना की तरफ भी, और हमें यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ भी, हर लीडर की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ती है। जब आप कमाते नहीं हैं तो आपको चौधरी के फंक्शन में जाकर चटनियां भी बनानी पड़ती हैं, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, सब कुछ होता है। सो पाकिस्तान इस वक्त दोनों तरफ खेल रहा है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एग्जिस्ट। हमारी इस वक्त एग्जिस्टेंस की, सर्वाइवल की जंग चल रही है। आई डोंट थिंक दैट दे आर रॉन्ग, कंसिडरिंग द फैक्ट अनवार कि मैं एक इंतहाई ए पॉलिटिकल आदमी हूं, जो डेमोक्रेसी पे, जो के करंट जिस तरीके से पाकिस्तान में की जाती है उस पर यकीन नहीं रखता। मैं डॉक्टर इसरार अहमद के फॉर्मूले पे, जो उनका भी फॉर्मूला नहीं, मतलब दीन का फॉर्मूला है, बट ही हैज बीन अ वेरी गुड एडवोकेट ऑफ दैट, कि थियो डेमोक्रेसी पे मैं यकीन रखता हूं। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं लेता, बट जो गिवन हालात थे उसमें इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। सो इस वक्त पाकिस्तान जो सिचुएशन कर रहा है, जो जिस तरीके से चल रहा है, विकेट की दोनों तरफ खेल रहा है। हम अमेरिका को भी खुश रखे हुए हैं, हम चाइना को भी खुश रखे हुए हैं, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी जेब में कुछ नहीं। ठीक है। सो वो तब होता है जब हमारी पॉलिसीज बेहतर होती हैं। सो हम सिर्फ सरवाइव करने के लिए, एक दिन और जिंदगी गुजारने के लिए जी रहे हैं। हम 20 साल के विजन नहीं लेके जा रहे, और उस चीज का दुख है। हमारी लीडरशिप सिर्फ इलेक्शन ओरिएंटेड सोचती है कि आज अगर ये कर लेंगे तो इलेक्शन में फायदा हो जाएगा, आज ये कर लेंगे तो 4 सीटें और निकल आएंगी, आज ये कर लेंगे तो हमें पॉलिटिकल बका मिल जाएगा। हम 1 साल 2 साल चुप्पा या 5 साल और खींच लेंगे, और कितने अरसे तक हम वजारत उस्मा संभाल सकते हैं। हम 20 साल 25 साल की विजन नहीं लेके चल रहे हैं। दैट इज सैड, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई कौम बनानी हो आपने, तो कौम को बनाने में 25 साल लगते हैं। लेकिन तब जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि अब से हमने कौम बनना है, मुसीबत ये है कि वो फैसला हमारी कौम ने आज भी नहीं किया हुआ। तो जब करेगी उसके बाद 25 साल लगेंगे। सो वी आर ऑलरेडी लेट, एंड वी आर जस्ट हैविंग द मेंटालिटी ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन द इलेक्शंस। तो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स विल वर्क। वहां पर आकर फॉरेन पॉलिसी जरूर पिटती है हम। सही सही जी। मुजम्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल साहब। अ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह से हम मुसलमानों में आपस में लड़ रहे हैं जंगें, कोई कंट्री किस कंट्री से लड़ रहा है, तो वो ये डॉक्टर इसरार वाली चीज़ हम बार बार देखते हैं कि दुनिया के सारे मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। तो ये दोबारा से खिलाफत वाला या एक उम्मत वाला कंसेप्ट कब आएगा या कैसे आएगा? उसके लिए हमें क्या कोशिश करनी होगी, क्योंकि आप भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या कोशिश करनी होगी? हम किस तरह से आपका साथ दे सकते हैं और किस तरह आप हमें इस तरफ लीड कर सकती हैं? हम ये ना, ये जो अभी करंट हम्म। सिस्टम है या जो करंट चीजें बनी हुई हैं, हम इसके तो बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम सर्टनली। लोगों ने 2 साल जेनोसाइड देखा है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, और उसको अभी भी नहीं रोक पा रहे। अभी हमें नहीं पता कि कितना अरसा लंबा चलेगा। तो इस चीज पे हमें थोड़ी रहनुमाई फरमाइए। Certainly, when it comes to Pakistan and Afghanistan, दिल तो दुखता है कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, एंड certainly that should have not happened. But I think ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये, and again this is just my neutral point of view। वो देखो, जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखोगे तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगी कहानी कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो ब्लॉक्स है ना, वो ब्लॉक्स टूट रहे हैं, नए जोड़े बन रहे हैं, और चीजें भी सेटल डाउन नहीं हुई। जब गर्द उड़ती है, गर्द जब तक सेटल डाउन नहीं हो जाती है ना, तो वो हंगामा मचा रहता है। तो अब ये हंगामा अगर आप जेनोसाइड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सर्टनली आपको बहुत बुरा लगेगा कि मुसलमान मुसलमान का शिकार कर रहा है, मुसलमान मुसलमान का खून कर रहा है, और एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड सर्टनली आई वुड से द सेम, नहीं होना चाहिए। बट अगर आप इसको जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो ब्लॉक्स टूट रहे हैं, जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, उसमें नंबर वन बांग्लादेश इंडिया के ब्लॉक से निकलता है। मेरा मेरा ख्याल नहीं है, क्रिटिक्स कहते हैं कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं कोई एंगेजमेंट होगी, पता नहीं, अल्लाह आलम। ये हसीना वाजिद
कि हुकूमत को भेजने में शायद पाकिस्तान को कोई किरदार हो, मैं ज्यादा नहीं जानता इस बारे में। बट वो इंडिया के ब्लॉक से निकल गया। जब वो इंडिया के ब्लॉक से निकल गया तो चाइना ने बांग्लादेश को और पाकिस्तान को दोनों को टेबल पे बिठाया क्यूमिंग में, और दोबारा हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चाइना की जेर सरपरस्त हम चलने को तैयार हैं। अब जब ऐसा सिलसिला होता है तो सर्टनली वो मुल्क जो इंडिया के दायरे अख्तियार से निकल गया, जो कि इंडिया के बिल्कुल लैंडलॉक पार्टनर हुआ करता था, नेपाल, तो सर्टनली इंडिया को उस पर भी दुख होगा कि मेरे हाथ से अगर बांग्लादेश चला गया तो कम से कम नेपाल तो ना जाए। 2015 में नेपाल जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री था, 2015 से इंडिया से ट्रेड बंद करके बैठा था और सारी ट्रेड सिर्फ चाइना के साथ करता था। सो वहां पर आपने जनवरी का रेवोल्यूशन लगा, रेवोल्यूशन देखा, जिसमें मेरे ख्याल में और क्रिटिक्स के ख्याल में इंडियन फुटप्रिंट्स आपको नजर आते हैं, कि एक मुल्क को तोड़कर अपने ब्लॉक में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और वो अफगानिस्तान स्पॉन्सर्ड होती है और अफगानिस्तान इंडिया के कैंप में जाने की कोशिश करता है, तो सर्टनली ये बात पाकिस्तान को भी पसंद नहीं आनी चाहिए और ये बात चाइना को भी पसंद नहीं आनी चाहिए। तो सर्टनली जियो पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ यू कैन सी कि चाइना एक रीजनल ब्लॉक बना रहा है, और उस ब्लॉक की अहमियत बड़ी मैटर करती है, जिसमें बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, नेपाल होगा। तो एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। अब उसकी कॉस्ट अगर दुनिया के लीडर्स को या पाकिस्तान के लीडर्स को अगर लगता है कि वो जंग की सूरत में है, हमलों की सूरत में है, देयर गोना गो फॉर दैट। क्योंकि जंग जो है ना वो बहुत प्लानिंग के साथ की जाती है, ऐसे नहीं होती है। सो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि बड़ी जल्दी आपको ये सुनने को मिलेगा अफगानिस्तान से कि पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की दहशतगर्दी अफगानिस्तान कहेगा। मुझे लगता है कि वो बंद कर रहा है। और शायद मेरा ख्याल है कि आपको बहुत जल्द मिले ये भी नजर आएगा कि अफगानिस्तान इंडिया से दोस्ती कम करके चाइना से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये तो है रीजनल ब्लॉक्स। अब इन रीजनल ब्लॉक्स में जो आपका दूसरा पॉइंट है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात आज सुबह में एक सेशन में था देवू के, मैन आई वाज सेइंग द सेम थिंग टू देम, कि वहां पे बिग साहब कह रहे थे कि क्या हमें को मेंटोर की जरूरत है। एंड आई सेड द सेम थिंग एंड आई विल से द सेम हियर। मेंटोर की जरूरत नहीं है, आपको सोचने वाले लाइक माइंडेड लोगों की जरूरत है। इस कॉन्वर्सेशन के शुरू में मैंने बिलाल से ये पूछा कि कब क्या ये ग्रुप क्या है, क्या करते हैं आप लोग। इसी किस्म की ना मजीद एक्टिविटीज की जरूरत है। लाहौर में हो रही, कराची में हो रही, सब लाइक माइंडेड लोग जो एक जैसी सोच रखते हैं वो पैगाम को आगे पहुंचाएं। और पैगाम आगे बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी पहुंच रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तरह की रिसेप्शन आती है ना, जब भी कोई मैं बात करता हूँ या जिस बात को मैं जोर देता हूँ, इतनी अच्छी रिसेप्शन आती है कि मुझे लगता है कि जैसे मतलब ये कोई 8 बजे का ड्रामा था और उसकी आखिरी किस्त थी। लोग इतने बाहें फैलाकर सुनने को तैयार खड़े हैं। लोग सुनने को तैयार खड़े हैं क्योंकि लोग इस जालिमाना निजाम से अक चुके हैं। मैं अगले दिन किसी से ये कह रहा था कि देखो, आप सिर्फ एक चीज को नोट किया करो। आप ये देखो कि मुसलमानों ने मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं पे 750 साल है, कहीं पे 600 साल है, कहीं पर 1000 साल है, लेट्स कॉल इट, मुसलमानों ने इस दुनिया पर 1000 साल हुकूमत की है। मुसलमानों के 1000 साल एक तरफ करें, और जो ये नसारा और यहूद के साल हैं, सिर्फ नसारा के लगा लें, 1850 से लगा लें, तो आप तकरीबन 150-200 साल की हुकूमत देख लें। दुनिया की बस हो गई है, दुनिया पागल हो चुकी है। क्योंकि आपने दुनिया को सूदी निजाम पे लगाया, आपने दुनिया से गोल्ड खत्म किया, आपने गोल्ड को स्केर्स साबित किया, आपने दुनिया को पेट्रोल पे लगाया, आपने पेट्रोल को स्केर्स साबित किया, आपने कर्जों के जाल में उनको फंसाया, उनको आपने इनकम टैक्स में फंसाया, उनको आपने साइंटिज्म पे फंसाया। आपने इतना पागल कर दिया है कि दुनिया एक पोल से छोड़कर मल्टीपोलर होने को तैयार है, वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। मुसलमानों के 1000 साल में ये आपको तकलीफें कहीं नजर नहीं आई। वजह ये बड़ा मैटर करता है कि आप कुछ भी हैं, आपका कोई भी सेक्ट है, आपका कोई भी फिरका है, आपको हुकूमत करनी भी आती है। तो हुकूमत करना बजाते खुद एक आर्ट होता है। तो अगर वो आता है तो लोग सुकून से जिंदगी गुजार पाएंगे। आज दुनिया पागल हुई हुई है, खुद कह रही है हमें मल्टीपोलर दुनिया चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम थक चुके हैं। ये क्या जालिमाना निजाम है। अगर मेरे मुल्क में, मेरे इलाके में अपॉर्चुनिटीज होगी, मैं पागल हूं जो अमेरिका जाके रहने की कोशिश करूंगा। मैं क्यों यूके जाऊंगा, मैं क्यों वेस्ट में आबाद होने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब आप मेरे इलाके से
अपॉर्चुनिटीज चोरी कर लेंगे, मेरा पानी चोरी कर लेंगे, मुझे गलत थ्योरी सिखाकर मेरा ब्रेन ड्रेन करके मेरे मुल्क के टैलेंट को बाहर ले जाएंगे, और उस टैलेंट को कागज उनके हाथों में थमा देंगे। उस कागज का नाम अब यूएस डॉलर रख देंगे, जिसको चेज करते करते वो पागल हो जाएगा। वो घर जो हमारे बाप दादा की जिंदगी में मैटर नहीं करते थे, वही घर आप करोड़ों में पहुंचा देंगे, जिनको हासिल करना जिंदगी का हुसूल बन जाएगा। तो इवेंचुअली क्या बचेगा? आप पैदा होंगे, आप कमाने की रेस में लगेंगे, आप घर बनाएंगे, आप मर जाएंगे। तो आज आपने इतना जालिमाना निजाम बना दिया है कि जितनी दुनिया इस वक्त ये सुन रही है, इनके ड्रीम्स, इनकी एस्पिरेशंस सारी उसी ख्वाब पर बेस करती है जो वो गोरा आपको बेच चुका है। तो सर्टनली बोलना बनता है, और जितना ज्यादा आप आपस में कॉन्वर्सेशंस करेंगे, इस तरह के मीटअप्स करेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे, ये पैगाम पहुंचेगा। पैगाम पहुंचाना जरूरी है। बंदा मैटर नहीं करता है, पैगाम मैटर करता है। बेहतरीन। जी अहमद, अपना माइक करें। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अमेरिका ने अपना तसल्लुत रखा पूरी दुनिया में, पॉलिटिकल में दखल अंदाजी की, दूसरे मुल्कों में हर चीज में यानी दखल अंदाजी की और अपना तसल्लुत बरकरार रखा, खलीज में भी। क्या आपको लगता है कि चाइना के यानी तसल्लुत में यही फिर होगा, यही कुछ रिपीट होगा चाइना के हाथों के अंदर, यही कुछ सब रिपीट होगा? क्या ये हमारे लिए ज्यादा खतरा नहीं होगा, क्योंकि चाइना ज्यादा खतरनाक है अमेरिका से? कम से कम बिल्कुल, वो एहतियात तो है। दैट्स अ गुड पॉइंट अहमद साहब, दैट्स अ गुड पॉइंट। वो कहते हैं ना कि इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। अब मैंने कभी भी नहीं कहा कि चाइना के कैंप में रहना, या पॉलिटिकली आपको छोटे मोटे गेन्स मिल जाएंगे। बट पॉइंट ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम चाइना की शक्लों में नहीं है, प्रॉब्लम चाइना की जबान में नहीं है, प्रॉब्लम चाइना के वन वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में नहीं है। प्रॉब्लम किधर? और प्रॉब्लम यह है कि आपको जिस निजाम के पीछे ढाला हुआ है, जिस निजाम के पीछे आपको पागल बना रखा है, वो निजाम सरमायादारी निजाम है। ये जो निजाम है ये कैपिटलिज्म कहलाता है। कैपिटलिज्म के निजाम में चाहे वो अमेरिका करे या चाहे वो चाइना करे, मीन्स द सेम थिंग। मीन्स हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो निजाम है ना, देखो मसला निजाम का है। निजाम का मसला क्या है? निजाम है कैपिटलिज्म। अब वो चाइना भी कैपिटलिज्म कर रहा है। चाइना ने अपने आप को कम्युनिज्म से बदलकर बड़ी हद तक, सोशलिज्म से बदलकर बड़ी हद तक उस निजाम में ढाल लिया है कि जो अमेरिका का बनाया हुआ निजाम है। और उस निजाम में सिवाय ज्यादती के कुछ नहीं मिलता है। इकबाल क्या कहता था? दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुका नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वही जरे कम अयार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा, ना पायदार होगा। My problem is, I would love Chinese if they fixed their system. And Iqbal wanted that. And they even went to China to convince them, but they could not. So point कहने का ये है कि वो निजाम क्या है? वो निजाम पाकिस्तान में क्यों नहीं है? क्यों आपका बैंक आज भी सूदी निजाम पर चलता है? कैपिटलिज्म ये कहता है कि अगर आप कमाएंगे तो आपकी इज्जत है, अगर आप नहीं कमाएंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अब मान लो कि अहमद को शौक है पढ़ाई लिखाई का, रिसर्च का, शायरी का, कोई ऐसा क्रिएटिव काम आप करना चाहते हैं जिंदगी में जिसमें पे पैसा नहीं है, बट आप खुश रहते हैं। तो सरकार का ये काम था कि वो आपकी किफालत करती ना। सरकार सरकार माँ बाप की तरह किफालत करते हैं। लेकिन अब दुनिया की सरकारें क्या कर रही हैं? दुनिया की सरकारें न्यू लिबरलिज्म पे चल रही है, फर्दर द वर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ कैपिटलिज्म। क्या सरकार का काम कोई रिफाया आमा नहीं है। सरकार का काम सिर्फ टैक्सेस कलेक्ट करना है, और सरकार का काम रेगुलेशन करना है। बस सरकार तो हर चीज प्राइवेटाइज करने पे लगी हुई है। सो जब सब कुछ, सारा निजाम ही दरहम बरहम होगा, तो चाहे वो अमेरिका का हो कि चाहे वो चाइना को, वो निजाम ही ठीक नहीं है। क्योंकि वो निजाम आपको पहले एक ख्वाब दिखाता है कि तुमने मिलियनेयर बनना है, और तुमने बड़ा घर बनाना है, और तुमने बड़ी गाड़ी लेनी है। तो आप सारी जिंदगी गाड़ी, कपड़ा, घर, जूता, लत्ता, इनको इकट्ठा करने में लगा देते हैं। देन यू डोंट रियलाइज व्हाट यू वर मेड फॉर।
कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। तो वो करने क्या आए थे दुनिया में? अगर मैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि यार आप क्या करने आए थे, आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में, मेजोरिटी घर बनाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, और फिर मर जाएंगे एक दिन। तो ये सब के अंदर अगर आप ना भी होते, एक इंसान रब्बे ताला कम बनाता, तो क्या फर्क पड़ता? दुनिया चलती रहती ना। यूफोन को उसका बिल मिल रहा होता, आपके लैंडलॉर्ड को उसका किराया कोई और दे रहा होता, आपकी जगह कोई और नौकरी कर रहा होता। आपकी पर्टिकुलरली आपकी क्या जरूरत थी? क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर, सरमायादाराना निजाम के अंदर, आप जब तक कमाएंगे तब तक आप प्रोडक्टिव हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के निजाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई। आपको हिदायत मिले तो आपके लिए कोई ना कोई काम है जो अल्लाह ने मुख्तस कर रखा है। तो वो चीज हम अचीव ही नहीं कर पा रहे। जब वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो आपके पढ़ाई के डिसीजंस गलत हो रहे हैं, आपके नौकरी या कारोबार के फैसले गलत हो रहे हैं, आपकी जिंदगी में खुशी के फैसले, पैसे के फैसले, बच्चों के फैसले, ये सारे फैसले गलत हो रहे हैं। तो वो चाइना करे कि अमेरिका करे, कभी नए पैकेट में, क्या था वो जुमला शाहरुख खान की फिल्म का, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। तो वो पैकेट बदल रहा है, उससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ हमें ये पता होगा हमने अमेरिका का नारा लगाना है कि हमने चाइना का नारा लगाना है। दैट्स द ओनली डिफरेंस विल गेट। अच्छा, हमारे सामने जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में ये चीज़ तो वाजह है कि लीडरशिप और सिटीजन ब्लैक एंड वाइट तो हमें पता चल जाता है, लेकिन असल असल मसला क्योंकि दीनी सोच रखने वाले हैं तो वो उम्मीद लगाते हैं रिलीजियस क्लर्जी से। लेकिन असल मायूसी स्टार्ट वहाँ होती है क्योंकि मेन स्ट्रीम में बैठे हुए जो हमारे पास रिलीजियस क्लर्जी है, वो आपको पता है यूजुअली अगर थोड़ा सा हार्श वर्ड हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के डाउट नजर आते हैं। तो उनकी तरफ बस से बड़ी मुझे मुझे अभी एडमिन ने इशारा किया, शायद ये लास्ट सवाल है बिलाल, तो अच्छा, क्विकली कर लीजिए, कहीं फिर सेशन भी एंड ना हो जाए। फिर मैं किसी और का ले लेता हूँ। जी नेमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन साइंटिज्म के हवाले से कि ये तो फैक्ट है कि साइंस मुसलमानों की मीरास रही है, कि हमने इसमें जिद्दत पहुंचाई थी और अब वो हम खो चुके हैं। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि आजकल जिन लोगों के हाथ में वो साइंटिज्म के नाम पे जो गलत थ्योरीज हमें पढ़ा रही हैं, जो कुरान के भी ख़िलाफ़ है, इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, तो इससे बचने का तरीक़ाकार क्या ये होगा कि अंधाधुंध इस साइंस का इनकार किया जाए और सिर्फ इनकार में ही सारा वक्त गुजारा जाए, या इसी को ही पढ़ के और इसमें से तरक्की पा के हम मज़ीद कुरान के हवाले से रिसर्च करें? और अगर ये दूसरा सवाल ही हल है इसका, दूसरा जो पॉइंट है, तो फिर इसमें हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं कि ये साइंटिज्म की थ्योरी गलत है और ये सही है? That's a good point and it's a very very valid question. नेमतुल्लाह, thank you very much for that question. पहली चीज ये है कि साइंटिज्म और साइंस में फर्क ये है कि साइंस हर वो चीज है जो साइंटिफिकली प्रूवन इन द सेंस है कि मैं भी करना चाहूं तो कर सकता हूं। अगर आप मुझे कहते हैं कि सर मोटर लेनी है, उसके साथ एक पंप लगाना है, बैटरी लेनी है, एक आपका डायल होगा और ये तार होगी, उसके आगे ब्लेड लगाएंगे, सर जी पंखा तैयार है, और मैंने ये सब कुछ किया और पंखा बन गया। तो रिपीटेबल है ना, मैं भी कर सकता हूं। दिस इज साइंस। एनीथिंग एल्स देन दैट, जो आप कर सकते हैं लेकिन आप मुझे बताते नहीं हैं और वो सिर्फ आपसे हो पाता है और मुझे दिखा नहीं सकते, तो वो झूठ है। तो जितने ये बातें करते हैं मून लैंड, मैंने तो मून लैंडिंग पे साफ बोला था कि मुझे आप दूरबीन दें, मैं यहां से बैठकर देख सकूं कि अरे वाह अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, मैं देख सकता हूं। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ हम ही देख सकते हैं और वो सिर्फ हमें ही पता। आप झूठ बोल रहे हैं। तो जब आप झूठ बोल रहे हैं तो मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी है, लेकिन उसको मैं सिर्फ रिलीजन से काउंटर नहीं करूंगा, मैं आपको आप ही की साइंस से काउंटर करूंगा कि आप उनके फैक्ट्स दे दें जो कि आप नहीं दे पाएंगे और आप दुनिया को घुमाएंगे। और यही अल्लाह सुब्हानो तआला ने कह रखा है कि इनके झूठ पकड़े जाते हैं, इनके झूठ मुंह पर होते हैं। बट प्रॉब्लम ये, हमारे जो मौलवी हजरात है ना, वो डर जाते हैं, वो काउंटर नहीं कर पाते। और पिछले 70 सालों में हमने मून लैंडिंग को क्यों काउंटर नहीं किया है? से इट, क्योंकि जिस दिन वो आपको मून लैंडिंग बेचेंगे, वो आपको दुनिया का नक्शा बेचेंगे। जिस दिन वो दुनिया का नक्शा बेचेंगे, मेरे लिए वायरस बेचना आसान हो जाएगा। जिस दिन मैंने आपको वायरस बेच दिया, मैंने आपको अल्लाह सुब्हानो तआला के निजाम से हटा दिया, कि अल्लाह सुब्हानो तआला के निजाम में नाउजुबिल्लाह एक कमी रह गई थी, और वो वायरस सिंगल सेल था। और वो सिंगल सेल वक्त के साथ साथ
इवॉल्व नहीं कर पाया, तो आज वो दुनिया को बिगाड़ रहा है। अल्लाह के बंदो, क्या बातें कर रहे हो। मैं ये उस चीज को बीमारी कहकर क्या कहूंगा, क्या अरे मैं तो बड़ा अच्छा आदमी था, मैं तो सुकून से जा रहा था, ये नेमतुल्ला था, नेमतुल्ला गुजरा, उसने छींक मारी और मैं बीमार हो गया, मैंने छींक मारी और बिलाल बीमार हो गया, क्या है ये। यानी अल्लाह का तो निजाम ही कुछ नहीं है ना। हमने सब चीजों को साइंस के ऊपर छोड़ दिया, एंड दैट इज साइंटिज्म। तो उसको रिफ्यूट करना है तो आपने रिलीजन से भी करना है, इल्म हासिल करके भी करना है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी तो बहुत सारे जुमले पक्के हो चुके हैं ना लोगों के, दुनिया गोल है भाई, दुनिया में तो ऐसा ही चलता है, और देखो दुनिया तो चांद पर पहुंच गई, तो फिक्स जुमले बना लिए ना लोगों ने। We need to fix this. We need to talk about this। और मुसीबत क्या है, गोरे ग्रुप्स बनाकर, अकाउंट्स बनाकर ये इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। गोरे को अवेयरनेस हो गई इस चीज के बारे में। अमेरिका में आपको हाफ एंड हाफ मिलेंगे मून लैंडिंग पे बिलीव करने वाले, और आधे मिलेंगे मून लैंडिंग पे बिलीव नहीं करने वाले। आधे मिलेंगे फ्लैट अर्थ वाले, आधे मिलेंगे नॉन फ्लैट अर्थ वाले, ग्लोबलिस्ट। ग्लोबलिस्ट भी मिलेंगे। आधे जियोसेंट्रिज्म पे होंगे, आधे हीलियो पे होंगे। हमारे यहाँ जो कह दिया वो हमने मेनोअन मान लिया। हम तो वो, अल्लाह माफ करे, बस नाम जपने पे रह गए, कि बस हमने सिर्फ जो साइंस ने कहना है चुप करके मान लेना है। जेम्स वेब की तस्वीर कोई भी दिखा दो और कह दो ये जेम्स वेब की सैटेलाइट से आई है, एंड वी बस, हमने तो क्वेश्चन ही नहीं करना ना सर, हमने तो पूछना ही नहीं है। तो ये इल्म से काउंटर करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला का वर्ड इज फाइनल। There's no doubt about that, there's no question about that। उस वर्ड को फाइनल समझें, लेकिन साथ साथ साइंस को साइंस से ही काउंटर करें, क्योंकि इनके पास अपनी ही बातों का जवाब नहीं है। बेहतरीन। अच्छा, आपकी तरफ से टफ स्केड्यूल है, आपने लास्ट क्वेश्चन कहा था, तो क्या किया जाए? नहीं ले 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 ले, जब तक बंद नहीं होता, जब तक बंद नहीं होता ले सकते हो तो ले ले। जी जमात भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये जमात। क्वेश्चन था, आपने फिर शुरू में बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से पॉजिटिव तो होना अच्छी बात है, लेकिन यानी कि आपने कहा कि इस्लाम में बहुत लोग यानी कि एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन ये यानी कि ओवरऑल हम जनरेशन को देख के 98% नहीं है वो टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे कुछ और देख रही है। ये 2% ही है जो आपके ऑडियंस हैं, या साहिल के ऑडियंस हैं, या डॉक्टर हम्म, इसरार के ऑडियंस हैं। वो हम्म, पॉजिटिव है ना, वो 2 या 3% है। और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, यानी कि अब टीएलपी का, वो उससे पहले जो पीटीआई का हुआ रेवोल्यूशन, यानी कि ला भी नहीं सकते। और वो यानी कि नई जनरेशन में कोई अवेयरनेस नहीं है। जो हमें एस्टेब्लिशमेंट कहती है, या जो हमारा गवर्नमेंट बताता है, वो हम्म, 99% लोग बिलीव इट, कि उस पर हम्म, यकीन करते हैं। और इस पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और जो टीएलपी और ये टीटीपी वाला मेन, और अफगानिस्तान वाला, अब टीटीपी को आप हम्म, कैसे देखते हैं? कि वो टेररिस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन, या इस्लाम का सिस्टम लाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है? उसके बारे में कोई भी हम्म, नहीं सोशल मीडिया पे बात कर रहा। तो और हम्म, वो तो नैरेटिव अमेरिका का है ना, जो यानी कि जो टेररिस्ट वाला, और सीआईए को उसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसलिए तो वो टेररिस्ट होगी। लेकिन हम्म, हमारे इस्लाम के बेस में वो क्या चीज होगी? हाँ, हम्म, यानी कि उन्होंने बच्चे मारे हैं हमारे, गलत उनके हुए हैं कुछ एक्शंस, लेकिन बहुत से वो एक्शंस इस्लाम के नाम पे करते हैं। और जो ये हम्म, वाला इलाका देखा जाता है, जो खुरासान का इलाका, जो जो उन पठानों का इलाका आता है, वो खुरासान के अंदर आता है। और वो वही कबीला टाइप सिस्टम है वहां पे, जो आप सल्लम के दौर में था पहले। यानी कि फुल वो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी हम्म। मिलती हैं। आप इन चीजों को कैसे रिलेट करते हैं कि वो दैट्स कैसे अ हैं? गुड वन, दैट्स अ गुड वन। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं कि जो पहला निजाम है 2% है या ज्यादा है। आई ऑनेस्टली डू नॉट नो जमात के एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है, बट सर्टनली मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि जब मैं बाहर निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो वो मुझे नजर आता है कि बहुत सी दुनिया मौजूद है। अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा सा साइंटिफिकली देखते हैं। देखो, हर प्रोडक्ट क्या एक मेच्योरिटी पे जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। आज मैं लाइफ बॉय साबुन लॉन्च करता हूँ मिसाल के तौर पर, जो कि 1940 में हुआ था, बट लेट्स से, तो शुरू में लोग उसको बड़ा पसंद करेंगे, इंट्रोड्यूस हो गया, फिर वो ग्रोथ पे जाएगा, हर कोई लेना चाहेगा, फिर वो मेच्योरिटी पे जाएगा, अरे भाई दुनिया तो कमाल हो गया, जबरदस्त, और फिर वो डिक्लाइन पे जाता है। यही इंसान की जिंदगी में होता है। इंसान की जिंदगी भी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन पे जाती है। जो लोग अपने 20 साल की एज में होंगे, फिर वो पार्टी टाइम करेंगे, टिकटॉक देखेंगे, सब तरह की जो बातें आप कर रहे थे,
अब सब तरह की वो काम करेंगे। फिर वो 30s में जाएंगे, 40s में जाएंगे, फिर ग्रोथ पे जाते हैं, फिर मेच्योरिटी पे जाते हैं। 40 साल पैगंबराना उम्र है। उसके बाद उनको समझ में आता है यार ये क्या जिंदगी में करता था, बीवी बच्चों के खर्चे भी हैं, शादी भी हो गई है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब इनकी भी फीसें निकालनी है, अब जिंदगी में सीरियस हो जाते हैं। फिर सीरियस होते होते वो एक स्टेज आती है जब वो कहता है कि अरे यार ये मैंने सारी जिंदगी किस चीज में जाया कर दी। तो फिर वो वापस आ ही जाता है। तो पॉइंट ये है कि वो तादाद तो अलग कर दें, ये जो शुरू में इंट्रोडक्शन और ग्रोथ में फंसे हुए हैं ना 20-30 साल तक की एज के, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेंज। बड़ी हुई एज ब्रैकेट वाला तो आ ही जाता है। आप मसाजिद में जाकर देख लें, आपको कौन मिलता है फजर की सफों में, आपको कौन मिलता है इशा की सफों में, आपको बुजुर्ग ही मिलते हैं। तो वो तो वापस आ ही चुके होते हैं। हमारा काम उन शुरू वालों को तब्दील करना है और उनको राह रास्त पे लेके आना है। नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की टीएलपी की, तो भाई बहुत अंग्रेजी की कहावत है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। आज जिस भी पार्टी को आप देखेंगे, तहरीके तालिबान को देखेंगे, किसी को भी देखेंगे, उसमें फैक्शंस होंगी और इंसान होंगे। जो इंसान है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलते जाएंगे। अब उनको इक्तदार मिला, अब इक्तदार के बाद उनको बात समझ में आई कि ये काम नहीं करना है। अब उनको पाकिस्तान की तरफ से अटैक भी मिल गया, अब वो फाइनली अपनी कोई पॉलिसी बनाएंगे। जब वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो कुछ पॉलिसीज बेहतर होंगी, कुछ बुरी होंगी। एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से टीएलपी को गुजरना पड़ेगा। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि टीएलपी हो या कोई भी हो, टीएलपी के पास लीडरशिप की कमी नहीं है। टीएलपी नहीं, सॉरी, टीटीपी के पास, तहरीके तालिबान के पास लीडरशिप की कमी नहीं है। अफगानिस्तान का मसला लीडरशिप नहीं है, अफगानिस्तान का मसला है मुफक्किर का। अफगानिस्तान के पास थिंकर नहीं है, अफगानिस्तान के पास विजन देने वाला नहीं है, अफगानिस्तान को ये बताने वाला नहीं है कि क्या है इस वक्त तुम्हारे लिए बेहतर, इस कौम को किधर लेकर जाना है। अफगानिस्तान, मुझे बिल्कुल लगता है कि वो पॉज हुई हुई नेशन है इस वक्त। दे वांट टू डू समथिंग एंड दे कैन डू वंडर्स। बहुत बेहतरीन लोग हैं, मेरे बहुत दोस्त अफगानी हैं, एंड आई टेल यू बड़े जबरदस्त लोग हैं। वो कुछ करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही करें क्या, किस तरह करें, कैसे करें और कैसे लेके आगे चले। सो राइट नाउ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दे आर नॉट लुकिंग फॉर लीडरशिप, दे आर लुकिंग फॉर थिंकर। बट ये बात अभी उनको खुद भी समझ नहीं आ रही है कि एक मुफक्किर उनको मिल जाए, वो दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन वो मुफक्किर कौन होगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू डिसाइड एंड दैट्स व्हाट प्रोबेबली वी नीड टू वेट फॉर। पाकिस्तान के पास इकबाल की सोच थी, 70 साल से रगड़ रहे हैं हम इकबाल की सोच को, बट वी नीड अ तजदीद ऑफ दैट थॉट प्रोसेस। वो रिकंस्ट्रक्शन चाहिए जो पाकिस्तान के पास नहीं है। आपको हैरानगी होगी ये जानकर कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी हर 10 साल के बाद एक थिंकर होता है जो उनको पॉलिसीज देता है। इस वक्त जो अमेरिका चल रहा है, इसको जाके गूगल कर लेना, हंटिंगटन की दी हुई पॉलिसीज पे चल रहा है। सर्च कर लेना हंटिंगटन की पॉलिसीज क्या है, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट टू। दैट्स इट। I hope I've answered your questions. I'm a मेरी little short of time. जनाब, लास्ट अगर क्वेश्चन ले ले। अच्छा आखिरी, पक्का आखिरी। सही है था बेगम ने जी। घर से निकाल देना मुझे। जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उसामा। कैसे हैं सर? अच्छा सर, मैं आपका तो एक पहले वीडियोस भी बहुत देखता हूँ, बहुत फैन नहीं हूँ, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, वो बिल्कुल दीजिए। मतलब कि हमने जब सीरा पढ़ी और जब हमने जियो पॉलिटिक्स पढ़ी और हमने अपने नबी की तरीका देखा कि उस टाइम पे एक रोमन अम्पायर थे, एक पर्शियन अम्पायर थे ना। आज हम्म, की चाइना अमेरिकन अम्पायर उनके मुकाबले में कुछ नहीं। और वो जो एरिया था, अगर हम सबके लैंडस्केप के हिसाब से देखें तो वो किस तरह से था, और हमारे नबी अपने सहाबा की किस तरह से ट्रेनिंग करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि वो ये हैं वो ये हैं, हम उनके साथ इल्हाक कर लेंगे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिवली, बल्कि वो ये कहते थे आगे आने वाला दौर है कि आपके पास इसके मतलब के कपड़े होंगे, इसके जेवर होंगे, आप मतलब कि ये करेंगे। लोग उनको दीवाना कहने लग जाते थे, जो मतलब कि मुशरिकीन होते थे या मुनाफिकीन होते थे। तो एक तो ये वाली बात है कि हमारे नबी की तरबिया इस तरीके से अपनी कौम को मतलब कि एजुकेट करने की ये नहीं थी। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपने कहा ना साइंटिफिक, तो कुरान में है, अफला ताकिलून, अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून। ठीक है, इस तरह के 7 वर्ड्स है ना, इन बिल्कुल। सब का मीनिंग डिफरेंट है। ये सारे के सारे साइंटिफिज्म में ही आते हैं ना।
जो आग हम्म बनाना सीखी, जो पहली दफा आग का मतलब कि जो चूल्हा बना होगा, वो भी तो साइंटिफिक रिसर्च ही है ना। आजकल हम गैस पे बनाते हैं, वो भी उस वक्त हमारे नबी के जमाने में थी। इसमें कोई चीज नहीं है ना। और दूसरा हम्म जो रिसर्च पेश है, तो रिसर्च तो इस्लाम कहता है, बार बार कुरान कहता है। अगर हम कुरान की बात नहीं मानेंगे तो फिर बिल्कुल। हमने कौन सी चीज पे रिसर्च करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज हम्म करना है ना किन चीजों को हमने। और तीसरी जो सबसे हम्म इंपॉर्टेंट बात है, वो जियो पॉलिटिकल एनालिसिस पे है ना। हम बड़ा मतलब कि नेगेटिवली एनालिसिस करते हैं। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में आपके बाउंड्रीज भी आती हैं, आपका इंट्रा और इंटर दोनों आते हैं ना। कि आपकी हम्म जो मुल्क है उसकी बाउंड्री किस किस के साथ लगती हैं, आपका समुद्री रास्ता किस किस तरह से है, आपके हम्म मुल्क में दरिया कितने हैं, रिसोर्सेज कितने हैं। अच्छा, इन ट्रू। मुल्क के सिर्फ बाउंड्रीज का नहीं आता, इनके अंदर पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, उनके रिलीजियस बिलीव्स आपसे मैच करते हैं नहीं करते, उनके साथ हम्म ट्रेड करने से आपका क्या होगा। इसके अलावा आपकी जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनको कैसे रीअलाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारा जो एनालिसिस है ना, ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस हम हिजरत हबशा में भी देखते हैं। बिल्कुल। सुलह हुदैबिया के बाद जब खतूत भेजे हमारे नबी ने, उसमें भी देखते हैं। और जिस तरह चलो से चलो। जंगे प्लान, जैसे आपने मतलब कि रोमन एम्पायर के खिलाफ आप ये देख लेंगे, 3,000 का लश्कर, इतनी बड़ी वेल ट्रेन्ड आर्मी ना। आज के आप मेरे जैसे लोग अगर एनालिसिस करें, जो अक्सर हम लोग कर रहे होते हैं, हम तो इसको कहेंगे कि ये बेवकूफ़ी की है। मतलब कि अब आर्मी चीफ 3,000 की आर्मी भेज के अमेरिकन के खिलाफ लड़ने भेज दे, तो आप और मैं ही मतलब कि काउंटर कर रहे होंगे ना। तो इसमें जो मैंने फ्लॉ देखा है वो ये है कि हम सीरिया बेस्ड एनालिसिस नहीं कर रहे होते। ये सारा एक था वेरी वो। गुड पॉइंट। अब जितनी भी अब डिस्कशन हुई है ना हमारी, उसमें मतलब कि हम्म नेगेटिविटी ज़्यादा, और हमें जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का पता ही नहीं है। उसकी हम्म एक चीज़ जो खास तौर पे बीमारी हमारे उसमें है ना, सोशल मीडिया की टर्मिनोलॉजीज को उठा के हम समझ लेते हैं हम डॉक्टर हैं, हम समझ लेते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ना। अब आपसे ये वाली बात करने का मकसद ये है कि आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी बात सुनते हैं। आप जैसे लोग अगर इस तरह के इंटरेक्शन करें, जिसमें आप मतलब कि डिफरेंट आप जैसे लोग बैठे हैं डिबेट स्टाइल में, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस समझा ही दें लोगों को, तो उनको एनालाइज करना आ जाएगा। और ये जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है, ये भी किसी पर मतलब कि किसी मकसद के तहत ना। अच्छा, मैंने ना ऐसे। मतलब कि रिसर्च बेसिस में ना आपकी मतलब कि पिछले पूरे अक्टूबर की जो वीडियोस थी, उस पर रिसर्च की, उसकी सारी मैंने पीडीएफ भी सेंड की हैं। आप पढ़ना और आपने मुझे रिव्यू भी देना है ना। आप मेरी टीचर भी इंशाल्लाह। हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ। उसके बाद आपकी इंशाल्लाह। जो लास्ट वाली वीडियो है उस पर क्रिटिकल एनालिसिस मैंने किया। उसमें यह है कि नैरेटिव बिल्डिंग किस तरह से होती है, हम हम्म क्यों कौन कौन स्टाइल करते हैं नेगेटिव एजेंडा। बाप की आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दुनिया अब हथियारों के साथ वॉरफेयर नहीं करती ना। 4G ऐसे ही। वॉरफेयर इसे भी वॉरफेयर है। आपकी और नैरेटिव पे मेरे चल जैसे गया। वीडियोस हम्म हैं हम जो बयान दे देते हैं बच्चों को, सबको उसके हिसाब से चलता है। अब इन सारी कहानी बनाने के बाद मेरे आपसे सिर्फ 5 सवाल हैं, उनका आप अगर जवाब देते हैं। आपने जब अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया या आपने अपना ये सफर स्टार्ट किया, तो आपका पर्पस क्या था। एक ये चीज। दूसरा ये है कि आप जो भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब कि हमें वीडियोस दे रहे होते हैं, उसमें हम कैसे एनालाइज करें कि ये ऑथेंटिसिटी है या नहीं है। उसके आपके मतलब कि रेफरेंस आप कर तो देते हैं, मोस्टली ऑथेंटिक हम्म होते हैं। मैं तो रिसर्च कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे रिसर्च नहीं कर सकते ना। तो उसकी हम्म ऑथेंटिसिटी को आप कैसे चेक करते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, नैरेटिव नेगेटिव नैरेटिव है, या किस तरह से है ना। तीसरा हम्म जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने ये पूरे महीने की जो प्लेलिस्ट बनाई है डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ना, आपका जो जोनरा जो सा होता है वो ये है कि हिस्ट्री, हम्म एस्ट्रोलॉजी, कैलोलॉजी, ठीक हो गया। उसके अलावा आपको प्रॉफिटिक, और उसके साथ जो मतलब कि आगे जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं इनको अमेलगम बनाना ना, और ये सबसे हम्म बेस्ट है ना। ताकि लोग वो हम्म आपने एक भी तरतीब बनाई है, मतलब कि एक महीने में मैंने ये वीडियोस डालनी है, हम्म इस तरह से मैंने एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करना है। और हम्म उसका सारी डिस्कशन का जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है, आप जैसे जो मतलब कि इस फील्ड के मास्टर हैं, हमें तो नहीं पता ना, क्या आप हम जैसे बच्चों को ये सिखाएंगे कि हमें कैसे पता लग सकता है कि फेक न्यूज़, फेक प्रोपागेंडाज, या फेक सनसनी फैलाना, या इस तरह के थंबनेल्स लगा के इस तरह के हम्म नैरेटिव से हम वोट, क्योंकि दुनिया की वॉरफेयर आपको भी पता है मुझे भी पता है, हम ऐसे किसी ही। चीज़ से अब ऐसे ही। जियो जिस डिस्कशन अभी तक हुई है आपको भी पता है मुझे भी पता है, हमारा जियो पॉलिटिकल एनालिसिस का जी भी नहीं था उस सारी उसमें ना। तो हम्म उसको हम कैसे टैकल करें, ताकि हमारे नबी के दौर में ये सारी की सारी और फिर एक स्ट्रेटेजी बुक मैंने पढ़ी थी, हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। मैंने कि ये क्या लास्ट में ये है कि ये सारी आप हमें कैसी मतलब कि ये सिखाएंगे हम फेक न्यूज या नैरेटिव, जो फेक नैरेटिव होते हैं, ये जो हम इस परफेक्ट। सो कॉल्ड मतलब कि उसमें कंपेन में हिस्सा ना बन जाए। आपको भी पता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है उसामा, बस मैं क्विकली इसका जवाब देता हूँ। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू रेज्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। सर्टनली देखो, जो काम मैं कर रहा हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो इट, अब आई एम प्राइमरली इनटू बिजनेस। ठीक है, तो ये जितना कर रहा हूँ मैं अपने आप को पुश करके टाइम निकाल के फिर भी मेहनत कर रहा होता हूँ कि कुछ हो जाए। सर्टनली द क्रेडिट गोज टू माय टीम। ये भी लगे होते हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैंने आपने शुरू में एक बात की थी साइंस की और रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई 100% इंश्योर, 100% back that, and I make sure that anything that I say is scientific as well. बट एक चीज याद रखिएगा, मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूँ। वैसे मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूं, मैं साइंटिज्म के खिलाफ हूँ। अगर एक चीज रिपीटेबल है, हो सकती है, दैट इज साइंस। लेकिन अगर एक चीज आप मुझे एज अ नैरेटिव बेचने की कोशिश करते हैं और मुझे नहीं सिखाते, दैट इज साइंटिज्म। अगर आप मुझे कहते हैं कि फोन इस तरीके से बनता है और मैं भी बना सकता हूँ, या चलो कोई भी बना सकता है, तो फोन की फैक्ट्री लग सकती है, दैट इज साइंस, लव इट। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि वायरस है जिसको सिर्फ मैं देख सकता हूँ और तुम नहीं देख सकते, दैट इज साइंटिज्म, एंड आई डोंट बिलीव इन दैट। सो उसको हम काउंटर जरूर करेंगे। पहली बात आपने की यूट्यूब जब शुरू किया था तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। देखो, यूट्यूब मैंने शुरू किया था 2019 में, शायद कोविड चल रहा था। और कोविड में, उस दौर में मेरा तो 6 साल का जर्नी रहा है। उस 6 साल के अंदर बहुत बहुत दफा मैंने यूट्यूब छोड़ भी दिया। मतलब बहुत दफा आप जाकर 2-3 साल पहले का कंटेंट देखने की कोशिश करें, आपको नजर आएगा 6 महीने कोई वीडियो नहीं दी, फिर 6 महीने कोई वीडियो नहीं दी, क्योंकि मेरा ऑफ एंड ऑन सिलसिला था। देन somebody said to me, take it seriously, and I started doing it seriously. तो वो सिलसिला था। तो शुरू करने का मकसद उस जमाने में था कि, तो कोविड था और बहुत सी चीजें मैं अपने बेटे को बताना चाहता था, और आज भी लोगों को यही कहता हूँ कि बहुत सी चीजें मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, जिनको आज आज उनको कोई एहसास नहीं होगा। 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा, उनको एहसास होगा, यार बुड्ढा बाप कहता क्या था, सुन तो ले। जब वो सुनने के लिए यूट्यूब पे जाएंगे तो कोई 2, 4, 6 बातें काम की उनके कानों में पड़ जाए, और उसी तवज्जुह से सब लोगों के बच्चों के कानों में पड़ जाए। सो वो मकसद तो ये है, नंबर वन। नंबर टू, आपने बात की ऑथेंटिसिटी की। वी मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑथेंटिक, क्योंकि अदरवाइज आप, तो अब तो वीडियो के नीचे पूरे पूरे प्रॉम्प्ट्स आते हैं भाई। प्लेटफॉर्म खुद ही दे देता है और लोग छोड़ते हैं, लोग खुद आके बताते हैं। तो बहुत रिसर्च चाहिए होती है, और उस रिसर्च तक पहुंचने के लिए पढ़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो पहली ऑप्शन हमेशा सबसे पहले कुरान मजीद होती है, उसके बाद हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, उसके बाद तफासिर होती है, और तफासिर के बाद फिर उलमा का काम होता है, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। तो इट्स पूरा एक लर्निंग कर्व से वो चीजें चलती हैं। थर्ड क्वेश्चन यू मेंशन वाज कि ऐसी क्या लिस्ट ऑफ सीरीज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई प्रोफेटिक सीरीज लेके चल रहा हूँ, ना ऐसा है कि मैं जियो पॉलिटिक्स की सीरीज लेके चल रहा हूँ। अभी जो जवाब देने लगा उसको बड़े गौर से समझना है आपने। मैं एक नैरेटिव बिल्टअप कर रहा हूँ, जो आपको आज एहसास नहीं होगा, आपको 1 मंथ डाउन द रोड प्रोबेबली एहसास होगा। क्योंकि देखो, बहुत सी बातें मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ कंटेंट में, अगर वो वीडियो में इस वक्त दे दूंगा ना, और अब समझाने की कोशिश करूंगा, लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता। वो बताने के लिए वो मुझे इंटेलेक्ट उस लेवल तक लाना पड़ेगा। सो मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली उन चीजों को वैसा लेके चल रहा हूँ, एंड देन पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या ज्यादतियां हुई। सो दैट्स हाउ वी आर बिल्डिंग इट अप। एंड द लास्ट क्वेश्चन यू सेड अबाउट द फेक न्यूज, मेरी तो कोशिश है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे हर चीज फेक न्यूज से पाक लेके चले। कहीं गड़बड़े हो भी सकती हैं, जब होंगी तब माफी मांगेंगे सर्टनली, बट इंशाल्लाह होगी नहीं। और फेक न्यूज से बचने का सिलसिला ये, हर चीज को काउंटर कंफर्म करो। जिन चीजों को आप आज भी फेक नहीं मानते, मैं उनको भी फेक कह रहा हूँ। जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको मैट्रिक में सिखाई गई है, जो आपको एफएससी में बेचा गया है स्टूडेंट, वो भी फेक है। बट उसको आप काउंटर नहीं कर सकते, मैं तो उसको भी काउंटर करने की बात कर रहा हूँ। So मैं तो fake news पे I'm that much serious about it, and we're fixing it, and inshallah we'll fix it big time. Having said that, I hope I've answered your question, and thank you very much for all the audience. मजेदार सवाल थे, मुझे मजा आया, and certainly I would love कि हम इस तरह के सेशंस और करें। पर बहुत ज्यादा डोपामीन हिट मिल चुकी है, सुबह से तीसरा सेशन है मेरा, तो मैं बहुत स्पीड में भी रहा हूँ। बट इंशाल्लाह ठंडे मिजाज से ना किसी दिन बैठकर लंबा इस पे सेशन करेंगे, एंड दैट वुड बी लवली। बट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच बिलाल, थैंक यू वेरी मच जजाकल्ला। एवरीवन।